डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? वेक्टर अलजेब्रा, है ना। और सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या सीखेंगे? वेक्टर एडिशन। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, वेक्टर एडिशन। अब ये जो वेक्टर ऐड करने के कुछ नियम होते हैं, ये स्केलर की तरह ऐड नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इनका एडिशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ ऐड नहीं करना है आपको, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ऐड करना है बच्चों? डायरेक्शन को भी ऐड करना है ना। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से एडिशन होता है, तो उसी को हम लोग समझना है। अब ये जो वेक्टर एडिशन के हैं, वेक्टर एडिशन होगा, इनके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल्स समझने पड़ेंगे, है ना। तो एक एक करके मैं आपको सारे रूल्स बताता हूँ कि वेक्टर को कैसे ऐड करने के क्या क्या रूल्स है ना। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ है वेक्टर एडिशन का, उसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी दो वेक्टर्स को आपको ग्राफिकली ऐड करना है, तब ये जो लॉ है ये बड़ा काम आता है हमारे, है ना। और कई जगहों पर डायरेक्टली यूज होगा ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना बच्चों। तो इस लॉ को समझने से पहले इसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग इस लॉ को समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि पहली बात तो ये है कि ये जो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये सिर्फ वैलिड है, ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, याद रखेंगे ना। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप किसका यूज करोगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का, है ना। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बच्चों कि दिस लॉ is used this law is used to add two vectors graphically, है ना। दो वेक्टर्स को जोड़ने में हमारा हेल्प करता है। कौन सा लॉ है ये? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक बच्चों। अब क्या है कि जैसे दो वेक्टर्स हैं, तो आपको पता है कि मेरे पास एक वेक्टर होगा बच्चों। मान लो हम एक वेक्टर को ए मान लेते हैं, ए वेक्टर है हमारे पास कोई, यहां पे बना लेते हैं। देखो ये आपका एक ए वेक्टर है इस तरीके से, और एक हमारे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों को एडिशन करना है ट्राइंगल लॉ से, है ना। तो मतलब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो हमारे पास मान लीजिए इस तरीके का एक बी वेक्टर है जो हमें दिया गया है, गिवन है ना। तो ये बी वेक्टर, और मान लो कि ये अपना हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है बच्चों? थीटा एंगल बनाता है। ये हमें इस तरीके से दिया गया है। अब आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा भी वेक्टर बच्चों। जब दो सेम चीज हम ऐड करते हैं तो हमें वही चीज मिलती है। यानी कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी मिलने का मतलब कि इन दोनों का जो एडिशन है, उसका जो रिजल्टेंट आया आर, आर क्या है बच्चों? रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स जब हम ऐड करेंगे, तो इस रिजल्टेंट के पास दो चीजें होंगी। मतलब ये जो आर वेक्टर है, ये दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट है। इसको रिजल्टेंट बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट के पास बच्चों दो चीजें होंगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और एज वेल एज डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो बच्चों वो हम स्टेप्स लिख लेते हैं ना। तो यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं स्टेप्स इन ट्राइंगल लॉ, स्टेप्स फॉलोड इन ट्राइंगल लॉ, है ना। तो क्या स्टेप है, फिर हम उसको समझते चलेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट स्टेप में है टेक फर्स्ट वेक्टर एज इट इज। तो सबसे पहले आपको जैसा फर्स्ट वेक्टर जिसको ऐड करना है, जैसे हमें पहले ए को बी से ऐड करना है, तो हम फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं। तो उसने कहा कि फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज ले लो,
तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों, इसको ऐसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेशन तो पॉसिबल है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो हमने ये बना लिया आपका फर्स्ट वेक्टर जो कि ए वेक्टर है, एज इट इज इसको ट्रांसलेट कर दिया, ना डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड चेंज किया। फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लगाना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको लिखता हूं, फिर समझते हैं। फिर आपको बोला गया है सेकंड स्टेप में ट्रांसलेट सेकंड वेक्टर, ट्रांसलेट सेकंड वेक्टर such that tail of second vector such that tail of second vector coincide with the head of first vector, coincide with the head of first vector। तो बच्चों आपने सेकंड वेक्टर अब किसको माना, फर्स्ट वेक्टर ए को मान लिया, तो सेकंड वेक्टर हमने बी को मान लिया। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, बी को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, बी को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है ताकि बी का जो टेल है वो ए के हेड पे गिरे। तो देखो बच्चों ये ए वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है, ए वेक्टर का ये टेल है, ये ए वेक्टर का हेड है। तो आप बी वेक्टर को ऐसे ट्रांसलेट करो, अब ये बी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, तो बी को हम ऐसे ट्रांसलेट करें कि पहले वेक्टर के टेल पर जो सेकंड वेक्टर उसका हेड जो है वो कॉन्साइड करे, है ना, या सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे कॉन्साइड करे। तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करो कि यहाँ पे जब हम बी वेक्टर लेके आए तो इस तरीके से होगा, है ना बच्चों, ये एंगल थीटा में ट्रांसलेट कर लिया हमने। अब इस बी वेक्टर का टेल देखो बच्चों, बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड के साथ कॉन्साइड कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना बच्चों। तो यहां से आपने क्या किया, सेकंड स्टेप ट्रांसलेट सेकंड वेक्टर सच दैट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर कॉन्साइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, अब हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ these two vectors represents two sides of triangle, ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल लॉ है तो ट्राइंगल तो फॉर्म होना ही है भाई, है ना, तभी तो ट्राइंगल लॉ है वो। तो ये जो दो वेक्टर्स आपने लिखे, बी वेक्टर के हेड को, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड में कॉन्साइड कर दिया, तो अब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सम सेंस ऑफ रोटेशन। तो किसी सेंस ऑफ रोटेशन में ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे आप खुद देखो, अगर आप इनकी डायरेक्शंस देखोगे इन सम सेंस ऑफ रोटेशन, तो इनकी डायरेक्शन देखो बच्चों, तो ये ऐसे, फिर आपने इसके टेल को इसके हेड पे लगाया तो ऐसे, तो ये ऐसे लग रहा है कि ये क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में ऐसा लग रहा है हमें, है ना। तो एक सेंस बन जाता है रोटेशन का जब आप इन दोनों को दो किसमें देखेंगे, दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट कैसा होगा और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए फोर्थ स्टेप, अब फोर्थ स्टेप हमारा बोलता है कि द थर्ड साइड of the triangle represents the addition of two vectors, in the opposite sense, तो आपका जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बचा है, अब देखो बच्चों ये दो साइड ऑफ द ट्राइंगल हो गया, तो थर्ड साइड तो ये होगा ना कि आपका ये जो तीसरा साइड बचा है इन दोनों को जोड़ दो आप,
तो ये आपका थर्ड साइड हो गया बच्चों। तो यही आपका रिजल्टेंट है, जो तीसरा साइड है ट्राइंगल का वही आपका रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है। बट ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां होगी ये हमें देखना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या बोला है, इन द अपोजिट सेंस। तो देखो ये जो दो वेक्टर्स को हम जोड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर मैं ऐसे एरो लगा दूंगा तो ये क्लॉकवाइज ही लगेगा रिजल्टेंट में, लेकिन इसके अपोजिट सेंस में लेना है, मतलब इस तरीके से। ये ऐसे सेंस में जा रहा था, हमने इसके अपोजिट सेंस में ऐसे ले लिया, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया है ना बच्चों। तो ये जो लॉ है इसको बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे किए जाते हैं दो वेक्टर्स का, है ना, दो वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार ये स्टेप, कि आपको फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज लेना है, तो मैंने इसको उठा के सिंपल एज इट इज ले लिया। फिर मुझे क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है, सेकंड वेक्टर को ऐसे ट्रांसलेट करना है ताकि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल आए, है ना, हेड टू टेल मिलाना है, हेड टू टेल। बच्चों ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं है जिसमें टेल से टेल मिलाओगे आप, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं हम, ये बात याद रखना। यहां पर ट्राइंगल लॉ अलग चीज है और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अलग चीज था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि आप किसको फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाओगे, तो हेड से टेल मिलाओगे, तो ये दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा और इसका कोई सम सेंस होगा, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको तीसरे साइड को, उसके अपोजिट सेंस में आपको तीसरे साइड को जोड़ना है, तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और जो अपोजिट सेंस होगा वही उसकी क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन। तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बच्चों इस रिजल्टेंट वेक्टर की कुछ डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन कितनी है वो हम मान लेते हैं क्या है बच्चों, अल्फा, ऐसा हम ले सकते हैं ना। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर आपको इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड, तो आप निकाल सकते हो भाई मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको ए का मैग्नीट्यूड पता होगा भाई, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ पता है आपको, इसकी लेंथ नाप सकते हो वेक्टर की। वैसे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही पता चल जाएगा, इसकी लेंथ नापेंगे। तो वैसे ही आर वेक्टर जो हमारा बना है, तो ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है आर वेक्टर, तो अगर आप इसको नाप लोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब आपको याद हो कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड पता है, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, दो साइड और उन दो साइड्स के बीच का एंगल पता हो। देखो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको ये पता है ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, है ना, ये तो आप निकाल सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ए और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 माइनस थीटा। तो आपने ट्राइंगल में बच्चों कोसाइन रूल पढ़ा है, कोसाइन रूल अगर आपको याद हो, कोसाइन रूल है ना। तो कोसाइन रूल में क्या होता था कि आप थर्ड साइड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, थर्ड साइड की लेंथ निकाल सकते हो, अगर आपको दो साइड ट्राइंगल की पता है और उनके बीच का एंगल पता है। जैसे हमें यहाँ ए पता है, बी पता है, और उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है ना, ये थीटा दिया था तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो आप आर साइड को निकाल सकते हो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। कितना बच्चों, कोसाइन रूल लगा लो, कोसाइन रूल है ना, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख सकते हैं। तो कोसाइन रूल में आपने दो साइड पता होती हैं और उनके बीच का एंगल पता होता है, तो उसके सामने वाली साइड जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ, वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या एंगल बिटवीन द टू साइड्स, और जिसके सामने वाली साइड आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे कितना सामने की आर के सामने कितना एंगल है बच्चों, 180 माइनस थीटा है ना। 180 माइनस थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है ना बच्चों। तो कोसाइन रूल लगा के आप आर वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है ना बच्चों। और वैसे ही आप अगर साइन रूल लगा लो, साइन रूल, साइन रूल, तो आप इस अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये अल्फा, ये अल्फा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपने साइन रूल में क्या पढ़ा था कि किसी भी साइड का रेशियो उसके साइन एंगल के साथ, जो उसके सामने वाला एंगल है उसका रेशियो हमेशा सेम होता है। तो देखो बच्चों, यहां से अगर आपने आर निकाला तो आर के सामने वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आर अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू
आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा के सामने वाली साइड आपको बी पता है, बी, तो आप लिखोगे बी अपॉन साइन अल्फा। अब इसका यूज कर लेना, आपको आर मिल ही जाएगा, बी मिल ही जाएगा, थीटा आपको पता होगा, तो यहां से साइन अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो साइन रूल से आप एंगल निकाल लो ट्राइंगल लॉ में, और कोसाइन रूल से आप रिजल्टेंट की लेंथ निकाल लो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों चीजें निकाल ली आपने, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आई होप बच्चों आपको वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया ना। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उन दो वेक्टर्स को आपको कैसे लेना चाहिए बच्चों, सेम सेंस में। तो जो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा अपोजिट सेंस में, वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की जो साइड है मैग्नीट्यूड है कोसाइन रूल से निकाल दिया, और ये जो एंगल है डायरेक्शन हमने एंगल के फॉर्म में निकाला है। बाकी और भी तरीके होते हैं डायरेक्शन निकालने के, वो हम बाद में सीखेंगे, है ना, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को लिखना सीख पाएंगे। अभी तो आप एंगल के फॉर्म में क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसी को, जैसे कि यहां पर तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा आपको दिया है तो आपने इस तरीके से बना दिया। लेकिन मान लो कि मैं आपको कोई ट्राइंगल बना के दूं, या कभी आपको क्वेश्चन करना पड़े और उसमें ट्राइंगल पहले से बना के दिया है, और आपसे बोला जाए कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है और कौन से दो वेक्टर्स का वो एडिशन है, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो हमेशा याद रखना, ट्राइंगल लॉ में एक ही रूल आपको फॉलो करना है, जो सेम सेंस में वेक्टर्स होंगे उनका हमेशा एडिशन अपोजिट सेंस वाले के बराबर होता है। याद रखेंगे इसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो सेम सेंस वाले वेक्टर हैं उनका एडिशन हमेशा अपोजिट सेंस वाले वेक्टर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग, देखिए और थोड़ा सा और समझते हैं कि ट्राइंगल लॉ डिफरेंट सिचुएशन में कैसे लगाया जाता है। जैसे कई बार आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो ऐसा बोल दिया जाए कि आपका भाई ये R1 वेक्टर है, ऐसे R2 वेक्टर है, और इन दोनों को जोड़ता हुआ वेक्टर ये आपका R, ये आपका कौन सा वेक्टर है बच्चों, R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, और ये 2 से 1 की तरफ तो ये R21 वेक्टर। अब आपसे बोला जाए कि बताओ R21 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों R21 वेक्टर की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और अभी हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा, मैंने आपको ये बताया कि कभी भी आपको वेक्टर एडिशन चेक करना हो ट्राइंगल लॉ में, तो जो सेम सेंस में होते हैं उनका एडिशन अपोजिट सेंस वाले के बराबर होता है। तो देखो इसमें कौन सेम सेंस में आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये R2 वेक्टर है, अब ये R2 वेक्टर का जो हेड है उससे R21 वेक्टर का टेल जुड़ा है, तो ये वाले जो है R2 वेक्टर और R21 वेक्टर ये दोनों सेम सेंस में, और ट्राइंगल में अपोजिट सेंस में R1 वेक्टर है। देखो आपको समझ में आएगा, ये वेक्टर और R21 वेक्टर ये दोनों सेम सेंस में है, और इसके अपोजिट सेंस में कौन है, R1 वेक्टर, यानी कि जो सेम सेंस में उन दोनों का एडिशन थर्ड वेक्टर के बराबर है, थर्ड साइड के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, क्योंकि ये सेम सेंस में है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अपोजिट सेंस में R1 वेक्टर के बराबर होंगे। ये ट्राइंगल लॉ है ना, ऐसे हम पहचान लेंगे। और लेकिन हमें क्या बोला था निकालने के लिए, R1 वेक्टर निकालना था कि R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर, तो R2 वेक्टर को उधर ले जाओ, तो R21 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी ये वेक्टर सबट्रैक्शन हो गया। R21 वेक्टर एक्चुअली में दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन है, दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन है, याद रखेंगे ये दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन आ रहा है। अब सबट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, वो हम एडिशन के बाद सीखेंगे, लेकिन अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी वेक्टर निकालना है। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। ये जो वेक्टर है जैसे R21 वेक्टर, तो हमेशा ऐसा किया जाता है, हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर, हेड का वेक्टर माइनस टेल वेक्टर। तो हेड किससे बना है बच्चों, R1 वेक्टर से, तो R1 माइनस टेल वाला वेक्टर R2। खैर ये अभी इसको हम स्किप कर लेते हैं, अभी नहीं समझा रहा हूं, ये हम बाद में समझेंगे जब हम पोजीशन वेक्टर्स वगैरह समझ जाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे। अभी तो आपको कोई भी ट्राइंगल दिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल आपको दे दिया गया है इस तरीके से,
ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका R1 वेक्टर है मान लो, ये आपका R2 वेक्टर है, और 1 से 2 की तरफ वेक्टर, तो R12 वेक्टर। तो आपसे बोला गया R12 वेक्टर क्या होगा, तो इसमें देखो बच्चों सेम सेंस में R1 R12 दिख रहा है, R1 R12, और अपोजिट सेंस में R2 दिख रहा है, तो हम ट्राइंगल और लगाएंगे, सेम सेंस वालों का एडिशन किसके बराबर होता है बच्चों, जो अपोजिट सेंस में होता है, तो R2 अपोजिट सेंस में, तो R12 वेक्टर अगर निकालना है तो अब ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल आपका फॉर्म हो, उसमें बहुत इजीली आप बच्चों क्या निकाल सकते हो, बहुत इजीली ट्राइंगल लॉ लगा के आप बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर किन दो वेक्टर्स का एडिशन है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना। उसके बाद ध्यान से देखो, तो इस ट्राइंगल लॉ में एक और खास बात है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल ऐसा होता, एग्जाम्पल के तौर पर, अब ये ट्राइंगल वाला वेक्टर ऐसे होता, जैसे ऐसे क्लोज ट्राइंगल होता, मतलब ये आपका ए वेक्टर होता, ये आपका बी वेक्टर होता, और ये आपका सी वेक्टर होता। देखो सारे ट्राइंगल में जितने भी आपके वो हैं बच्चों वेक्टर्स, अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये ट्राइंगल क्लोज ट्राइंगल है, क्लोज लूप है। क्लोज लूप मतलब सारे एक ही सेंस में है, अपोजिट सेंस में कोई वेक्टर नहीं है, तो ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इस क्लोज लूप में ये बताओ कि इन तीनों वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम कितना होगा बच्चों, तो इनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, तो हम कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखो। तो अगर आप ट्राइंगल लॉ समझ पा रहे हैं, तो ए और बी जो आपके वेक्टर है, ये ऐसे ए है बच्चों, है ना, और ये ऐसे आपका बी वेक्टर है, तो ये ए और बी एक ही सेंस में है, तो इसके अपोजिट सेंस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, जब आपने ए बी को जोड़ दिया आर, लेकिन ये आर जो है, तो ये आर जो है ये सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। आप देखो सी वेक्टर ऊपर की तरफ है ऐसे थर्ड साइड में, जबकि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे की तरफ है आर वेक्टर। तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो है, बट इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि उसके डायरेक्शन के अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द थर्ड साइड सेम है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। तो जो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख रहे हो, उसमें आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए प्लस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस सी वेक्टर, तो माइनस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब दोनों ऐड करोगे माइनस सी और सी, तो आंसर तो जीरो वेक्टर आएगा, मतलब आंसर जीरो आता है। यानी किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज ट्राइंगल में तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा ही जीरो होता है। इस बात को याद रखिएगा आप, किसी भी क्लोज लूप में जो तीनों वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड triangle, in closed triangle, the sum of all three vectors, the sum of all three vectors is always zero। अगर एक भी डायरेक्शन आपका अपोजिट सेंस में नहीं है, सारे के सारे तीनों साइड आपके सेम सेंस में। क्लोज ट्राइंगल का क्या मतलब है कि all the three sides having same sense of rotation, sides having same sense of rotation, एक ही सेंस में है रोटेशन में, है ना, जैसे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज ट्राइंगल, सेम सेंस ऑफ रोटेशन, है ना बच्चों, इस बात को याद रखना। तो वो क्लोज ट्राइंगल होगा, तो तब तीनों साइड का जो सम होगा, थ्री वेक्टर्स का जो सम होगा तीनों साइड का, वो हमेशा ही कितना होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। अब ये वाला पॉइंट कई बार बहुत अच्छे से काम में आ जाता है। जैसे मान लो कि इस तरीके से बच्चों तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ये ऐसे ऊपर आपका F1 फोर्स लगा, फिर 120 डिग्री के एंगल पे आपका F2 फोर्स लगा,
फिर 120 की डिग्री के एंगल पे एक और फोर्स लगा F3। तो आपसे पूछा गया कि बच्चों बताइए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का सम क्या होगा? तो देखो, अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ना इन वेक्टर्स को, जैसे आप क्या करो, ये F2 वेक्टर नीचे है तो ये ऐसे बना लिया आपने F2 वेक्टर, है ना। ये जो F1 वेक्टर इसको नीचे ले आओ, इसको ऐसे नीचे ट्रांसलेट कर लो, तो नीचे ट्रांसलेट करोगे तो ये बन गया आपका F1 वेक्टर, ये हो गया आपका F2 वेक्टर, और ये F3 को यहां ट्रांसलेट कर लो तो ये F3 आपको ऐसे दिखाई देगा। अगर ये 120 120 120 की डिग्री के एंगल में, तो आप इनको ट्रांसलेट करोगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, है ना बच्चों, ये इस डायरेक्शन, F3 वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। तो देखो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ये तीनों ही एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रहे हैं। अगर इनका सबका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब F1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3, तो देखो बच्चों ये तीनों एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं, यानी क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं। तो क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर 0 रखो, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लोज ट्राइंगल बना लेगा, और अगर क्लोज ट्राइंगल बना लेगा तो इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो इस तरीके से कई बार बहुत ओरली भी आप आंसर दे पाते हो, अगर ट्राइंगल लॉ सही से आपको अप्लाई करना आता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, हमने अभी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया है ना। अब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हैं, ये सेकंड लॉ है वेक्टर को ऐड करने का। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो पॉलीगॉन लॉ है ये आप ऐसा समझो ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ट्राइंगल लॉ से हम कितने वेक्टर्स को जोड़ पाते हैं? 2 वेक्टर्स को, लेकिन पॉलीगॉन में हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 2 वेक्टर्स, more than 2 vectors, more than 2 vectors can be added by polygon law। ठीक, अब पॉलीगॉन लॉ क्या है वो भी आपको समझाते हैं। अब 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हैं। 2 से ज्यादा कितने ही वेक्टर हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 4 वेक्टर हैं, ये आपके पास एक वेक्टर है A, फिर आपके पास एक और वेक्टर है B, फिर आपके पास एक और वेक्टर है बच्चों C, फिर आपके पास एक और वेक्टर है D। ऐसे आपके पास कितने वेक्टर हैं बच्चों? लेट्स सपोज 4 वेक्टर है। तो आपको एक E वेक्टर बताना है, E वेक्टर फाइंड आउट करना है। E वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर which is resultant of the sum of 4 vectors। E vector is equals to A vector plus B vector plus C vector plus D vector। तो इन चारों का रिजल्टेंट आपको E वेक्टर बताना है। अब ये कैसे बताएंगे तो देखिए पॉलीगॉन लॉ हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है, ये वैसे ही है जैसा ट्राइंगल लॉ आपने अभी पढ़ा है ना। तो सबसे पहला जो वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, उसको आप एज इट इज बना लो, तो लीजिए बना लिया। फिर पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल लेके आओ। तो ये मैंने बी को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, बी को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है कि बी का टेल जो है वो ए के हेड पे आए। ट्राइंगल लॉ में भी तो यही किया था। तो ये आपका बी का जो टेल है बच्चों वो ए के हेड पे आ गया, मैं ले आया, है ना। उसके बाद जो सी वेक्टर है उसका टेल आप बी के हेड पे रखो, उसका टेल बी के हेड से कॉन्साइड करना है। तो ये सी वेक्टर को ट्रांसलेट करो 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 और बी के हेड पे लेके आओ, तो ये भी हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। तो सी वेक्टर का टेल बी वेक्टर के हेड से जुड़ गया। फिर जो आपका चौथा वेक्टर है डी वेक्टर, उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करो कि डी वेक्टर का टेल अब सी वेक्टर के हेड पे आ जाए। यानी कर क्या रहे हैं हम, पहले वेक्टर का हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ रहे हैं, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल जोड़ रहे हैं, और तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर का टेल जोड़ रहे हैं। और अगर होता तो ऐसे ही चलता रहता सीक्वेंस। तो ये आपका डी वेक्टर, ये बच्चों आपका डी वेक्टर। तो अब आपका ये एक पॉलीगॉन की साइड बताएंगे, है ना। पॉलीगॉन लॉ है तो पॉलीगॉन बनना है, तो ये आपके पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो ए बी सी डी जितने भी वेक्टर्स हैं
वो आपके पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एंड छूट जाएगा जो लास्ट साइड होगी पॉलीगॉन की, है ना, जो लास्ट साइड है पॉलीगॉन की, तो उसको आप जोड़ो भाई ए वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पर आप जब जोड़ोगे और इन द अपोजिट डायरेक्शन, देखो इनका सेंस इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज था तो इसको अपोजिट सेंस में लेना, अपोजिट सेंस जैसा ट्राइंगल लॉ में लेते थे। तो ये बच्चों आपका ई वेक्टर है, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पॉलीगॉन लॉ भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल है वैसे ही ट्राइंगल लॉ जैसा, बस यहाँ पर ट्राइंगल लॉ में जो हमने सीखा है उसको मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो वही लॉ क्या बन जाता है, पॉलीगॉन लॉ बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जब ए को अपन को जोड़ना था तो हमने क्या किया बच्चों, ए के हेड पर बी के टेल को रखा, बी के हेड पर सी के टेल को रखा, सी के हेड पर डी के टेल को रखा, है ना बच्चों, सी के हेड पे डी के टेल को रखा, और जो लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगॉन है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इन द अपोजिट सेंस। तो ये आपका ई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब देखो ये कुछ नहीं, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता। तो ए से बी वेक्टर को अगर मैं ट्राइंगल बना लेता तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, मतलब ये ए वेक्टर था, ये प्लस बी वेक्टर था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये ब्लू कलर की लाइन है। तो इन दोनों को अगर मैं रिप्रेजेंट भी नहीं करूं तो चल जाएगा भाई, क्योंकि इनका रिजल्टेंट तो ये है। अब देखो ये ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के साथ ट्राइंगल लॉ बना रहा है, देखो ऐसे। तो अब ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट ए प्लस बी वो सी के साथ ऐड होगा, तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट होगा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर हो गया, ये वाली ब्लू लाइन। अब देखो ये जो लाइन बची है ये डी के साथ ऐड हो रहा है, तो फाइनली आपको ई मिल जाएगा। तो ई को आप लिख सकते हो, फिर से ये ट्राइंगल बना लेगा तो आपको फाइनली ई वेक्टर मिल जाएगा विच इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो कुछ नहीं, वो ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा पॉलीगॉन लॉ, कोई नई चीज नहीं आप पढ़ रहे हो, है ना। बस 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम पॉलीगॉन लॉ का यूज कर लेते हैं, 2 वेक्टर्स ऐड करना है तो उसी को हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, है ना। आई होप बच्चों आपको ये सब क्लियर हुआ। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 वेक्टर्स लिए थे, 1 2 3 4, बट जो आपका पॉलीगॉन बना वो आपका 5 साइड्स का बना। मैंने 4 वेक्टर्स लिए थे और कितने साइड का पॉलीगॉन बना है, 5 साइड का। तो हमेशा ये होगा भाई, जितने भी आप वेक्टर्स को जोड़ोगे एक एक्स्ट्रा साइड तो उसमें आएगी, क्योंकि एक रिजल्टेंट के लिए भी तो साइड चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप n वेक्टर्स जोड़ते हो किसी भी पॉलीगॉन के लिए, n वेक्टर्स, तो उसमें n+1 साइड का पॉलीगॉन बनेगा, इस बात को आप याद रखना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि if n vectors are added, if n vectors are added, if n vectors are added by polygon law, then n+1 sided polygon is formed, n+1 sided polygon is formed। तो बच्चों इस बात को याद रखना, अगर आप n वेक्टर्स को जोड़ोगे तो जो आपका पॉलीगॉन बनेगा वो n+1 साइड्स का होगा, है ना। तो n+1 साइडेड पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसमें भी बच्चों ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रकार का पॉलीगॉन हो, जैसे मान लो कि मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं और उससे चीजों को आप समझें। जैसे यहां पर हुआ क्या है कि आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दिया, तो वो आपको रिजल्टेंट देता है ना। ये ट्राइंगल में भी हुआ था। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपका ये पॉलीगॉन इस टाइप का बने, मतलब इसमें आप देखो तो ए बी सी डी में कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है वो पॉलीगॉन। जैसे मान लो कि आपके पास 4 वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है अरेंज, ये ए वेक्टर होता, लेकिन ए वेक्टर के हेड पर आपका बी वेक्टर का टेल होता है, ऐसे बी वेक्टर होता, ये आपका ए वेक्टर होता, है ना बच्चों। ये आपका इस तरीके से सी वेक्टर होता लेट सपोज, और इस तरीके से मान लो डी वेक्टर होता। तो देखो अब ये इस टाइप का पॉलीगॉन है जो इंटरसेक्टिंग हो गया है।
तब भी जब आप ई वेक्टर लिखते तो ए वेक्टर के टेल से डी वेक्टर के हेड को जोड़ देते, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है ई, विच इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं पर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि आपका जो पॉलीगॉन बन रहा होगा वो उनकी साइड अगर इंटरसेक्ट कर जाए, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ दो, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये इंटरसेक्टिंग पॉलीगॉन भी हो सकता है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखें। जैसे कई बार आपको, जैसे हायर अभी और आगे जब आप पढ़ेंगे तो कई बार इस टाइप की आपको सिचुएशन मिलती है। जैसे मान लो ऐसे आपको इस तरीके का एक कर्व लाइन मिलेगा, तो मान लीजिए आपको ये इनिशियल पॉइंट है और ये जो लेंथ है ये बहुत छोटी छोटी लेंथ के वेक्टर्स हैं। ये dl1 वेक्टर, dl2 वेक्टर, ऐसे छोटे 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 dl 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 वेक्टर्स के इन्फिनाइट वेक्टर्स हैं। इन्फिनाइट छोटे छोटे, बहुत इन्फिनाइटसिमली स्मॉल के dl dl dl। और आपसे बोला जाए कि भाई मुझे बताओ कि इन सभी इन्फिनाइट वेक्टर्स का सम क्या होगा। इन्फिनाइट वेक्टर मतलब इंटीग्रल डीएल वेक्टर। भाई इन्फिनाइट चीजों को किससे जोड़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ्स में, इंटीग्रेशन से। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कि इंटीग्रल डीएल की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल डीएल इसमें क्या होगा, क्या होगा, तो आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ना है डायरेक्टली। तो वो आपका क्या होगा, ये अब छोटे 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 इन्फिनाइट साइड का क्या बन रहा है, पॉलीगॉन। तो आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो है, ये जो आपका रेड कलर का है, ये इंटीग्रल डीएल वेक्टर हो गया। ऐसी तो करते हैं पॉलीगॉन लॉ में कि आप कितने भी नंबर्स ऑफ वेक्टर हैं उन सबको जोड़ते जाओ, तो जो जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पे एंड कर रहे हो उसके हेड से जहां पे स्टार्ट किया था टेल से हेड जोड़ दो, तो उस डायरेक्शन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इन सारे इन्फिनाइट वेक्टर्स को जोड़कर ये रेड लाइन मिलेगी, जिसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इंटीग्रल डीएल वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से ये बाद में कई जगहों पर हमें इंटीग्रेशन कैलकुलस के रूप में भी यूज होगा। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो आई होप पॉलीगॉन लॉ आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे यूज करना है। और जरूरी नहीं है कि एक रेगुलर शेप का पॉलीगॉन बने, इंटरसेक्टिंग ही बन सकता है, या फिर ऐसे डीएल 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 इन्फिनाइट वेक्टर्स को भी आप छोटे छोटे वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। तब भी आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट एक लाइन जोड़नी पड़ेगी और वो आपका इंटीग्रल डीएल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यूज करें। इसमें एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ट्राइंगल के लिए आपको बोला था, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक ऐसे स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या हो जाता है, ये सब क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें एक जो डायरेक्शन है वो अपोजिट सेंस में। लेकिन अगर सारी डायरेक्शन, सारी साइड्स पॉलीगॉन की क्लोज्ड लूप में आ जाए, है ना बच्चों, क्लोज्ड लूप में आ जाए, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका क्लोज्ड पॉलीगॉन हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो इनका सम क्या होगा अगर इन चारों वेक्टर्स को जोड़ा जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हालांकि ट्राइंगल में मैंने आपको बता दिया है कि क्लोज्ड ट्राइंगल हो या कोई भी क्लोज्ड पॉलीगॉन हो तो इसका आंसर 0 है। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो ए और बी का रिजल्टेंट ये है, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये प्लस बी वेक्टर हो गया। अब ये ए प्लस बी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा भाई, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे अपोजिट होगा। तो ये रेड वाला जो रिजल्टेंट है ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ये मैंने गलती कर दी, ये आपका सी वेक्टर था ना, डी वेक्टर नहीं था, और ये आपका डी वेक्टर था, चौथी साइड जो थी, है ना, यहाँ पे लिखा है। तो ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। लेकिन ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, ये ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर का समेशन है। तो ये समेशन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है बच्चों, और जबकि डी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बट दोनों का लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम एज डी है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो याद करो ये तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
डी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ऑफ डी वेक्टर हुआ। यानी कि यहाँ पर आप ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, तो इन सब का सम क्या आ गया, 0। तो सिर्फ वो ट्राइंगल, क्लोज्ड ट्राइंगल के लिए वैलिड नहीं है, ये हर क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए वैलिड है। जब भी आपका पॉलीगॉन में हर साइड सेम सेंस में होगी, क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा सभी साइड्स का वो हमेशा ही 0 होगा। तो इस बात को भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ पे मैं उसको नोट करके लिख देता हूं, देखें, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी आप लोग नोट लिख लो, है ना। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हमेशा याद रखना। नोट क्या है मैं आपको लिखा देता हूं कि द सम ऑफ the sum of all the vectors represents sides of a closed polygon, the sum of all the vectors represents sides of a closed polygon is always equals to 0, is always equal to 0, है ना। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कई बार आपको सिर्फ देखकर आंसर समझ में आ जाता है, अगर आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स वेक्टर्स के पता है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।